एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे अगर उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ही वॉज ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहां आते ही एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आया कि शायद उस जमाने में वो भी यहां कभी बैठे होंगे। But is another issue at a personal level. जिन देश प्रेमियों ने किए इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो रोज बैठते थे, शायद 3 मूल्यबोध या वैल्यूज उसको आगे बढ़ाने की सपना देखे थे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और चौथा फ्रेटर्निटी। बहुत सारे साथियों को मालूम होगा, आजादी के शुरुआती दौर में फ्रांस के एक वरिष्ठ सांबादिक जर्नलिस्ट, इनका नाम था आंद्रे मार्लक्स। इन्होंने पंडित नेहरू को पूछा कि पंडित जी, आजाद हिंदुस्तान में आपके लिए सबसे मुश्किल चुनौती क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू इन द फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? तो पंडित नेहरू थे। आजकल लोग कितना भी गाली दें, उनको तो टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ता था उस जमाने में। तो जैसे ही सवाल किए, व्हाट इज द मोस्ट टफ एंड चैलेंजिंग सिचुएशन और प्रपोजिशन फॉर यू इन द जस्ट फ्री इंडिया, पंडित नेहरू ने बिना सोचे बोले, टू क्रिएट ए जस्ट सोसाइटी थ्रू ए जस्ट मीन्स। न्याय के आधार पर, न्याय के ऊपर आधारित एक समाज निर्माण करना मेरे लिए और मेरे सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और आज जो हम लोग इस पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में काम करते हैं, केवल इंश्योरेंस नहीं, बीमा हो, बैंक हो, टेलीकॉम हो, जितने सेक्टर को आज बेचने की साजिश हो रही है, निजीकरण करने की साजिश हो रही है, जितने पब्लिक सेक्टर भारत में है, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे पूर्वजों ने न्याय के ऊपर आधारित, न्याय संगत एक समाज निर्माण करने की जो सपने देखे थे, उस सपने का आधार था भारत की राष्ट्रीयकृत उद्योग, भारत की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और आज हमारी देश प्रेमी सरकार ये कह रही है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरक्की के लिए बिना विदेशी पूंजी या 100% किए हुए यहां का डेवलपमेंट असंभव है। हमारी परम राष्ट्र प्रेमी सरकार ये कह रही है कि जिस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1956 में मात्र 5 करोड़ का मूल पूंजी से अपना कारोबार किया था। 5 करोड़ की कीमत आज क्या है कांग्रेस? हमारे बड़े अंबानी भाई बेटे का शादी किए तो 5,000 करोड़ रुपया खर्च किए। 5 करोड़ का कीमत क्या है आज? हमारे छोटे अंबानी भाई पब्लिक सेक्टर बैंक से जो 49,000 करोड़ का कर्जा लिए हुए थे, उन्होंने मात्र 460 करोड़ रुपया वापस कर दिए। बाकी सारा पैसा मोदी जी उनको माफ कर दिए। आज उसी पब्लिक सेक्टर को बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की रफ्तार से कम 3 गुना है, लगातार 3 और 4 साल से। और पिछले साल, लास्ट ईयर, कितनी बर्बाद करने की कोशिश की गई। तरह तरह का नीतियां लाए गए पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। और अब जब 3rd क्वार्टर में हर कंपनी प्रॉफिट करना शुरू किया, किसी को कुछ बताने से पहले प्रेस स्टेटमेंट दे रहे हैं बेशर्मी के साथ कि जिस उद्योग को बर्बाद करने के लिए कम से कम 11 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे तमाम कोशिश के बावजूद आज पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी फिर प्रॉफिट अर्जित करना शुरू किया।
ये कंट्रीब्यूशन, ये श्रेय किसी सरकार की नहीं है. दिस कंट्रीब्यूशन बिलोंग्स entirely to the effort of the workforce of the public sector general insurance company. और आज पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का जो ग्रोथ हो रहा है, किस कंटेक्स्ट में हो रहा है, किस कंटेक्स्ट में हो रहा है, मुझे हंसी आती है. इसीलिए मैंने राहत इंदौरी साहब को जिक्र किया. वित्त मंत्री साहब का भाषण अगर आप सुने होंगे, वो कह रहे हैं कि हमारे पीरियोडिक लेबर फोर्स के मुताबिक भारत में बेरोजगारी की दर मात्र 3.2% है. सुने होंगे आप. मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा, थोड़ा बहुत जो अर्थशास्त्र पढ़ा हूं बहुत पहले. 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं. पूरे देश में जिसको भी रोजगार चाहिए उसको रोजगार मिल चुका है. 3.2% unemployment means as good as no unemployment, full employment. तो फिर हम वित्त मंत्री से यह सवाल करना चाहते हैं, अगर जो भी रोजगार करने लायक है उसको आप रोजगार दे चुके हो, तो फिर आपके इकोनॉमिक सर्वे में क्यों कह रहे हो कि हर साल हमें 78 लाख नौकरी पैदा करने की जरूरत है? क्यों? इसका मतलब आपको ही मालूम नहीं. और आज तमाम भाषणों के बावजूद, तमाम बड़ाई के बावजूद, जो वास्तविकता है, भारत सरकार खुद कह रही है हमारे देश में मात्र 6% हाउस होल्ड ऐसे हैं, ओनली 6% है जिनके पास एक 4 व्हीलर है. इफ दिस इज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेस्पेंडेंसी, आप फिर व्हीकल इंश्योरेंस किसका करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डाटा बता रहा है. आज हमारे देश में वास्तविकता यह है, मात्र 13% लोगों के पास एक रेफ्रिजरेटर है. तो फिर हाउस होल्ड आर्टिकल्स का इंश्योरेंस आप कैसे बेचोगे जो साथी जनरल इंश्योरेंस में है? भारत सरकार की आंकड़ा खुद बता रहा है. मैं पहले साफ कर दूं, मैं कोई झूठ कहने के लिए नहीं आया हूं इतना दूर से हैदराबाद से. और आजकल झूठ कहने का अधिकार सिर्फ एक आदमी का है, मैं बोल नहीं सकता. मात्र 18%, ओनली 18% of 13% of the households are having a refrigerator. भारत सरकार की आंकड़ा खुद बता रहा है हमारे देश में लगभग 47% हाउस होल्ड्स का हालत आज भी ऐसा है जिनके लिए चीप मोड ऑफ कन्वेंस एक साइकिल है. वो कंपनी है, शायद बहुत सारे लोगों को ये तो पता होगा कि बैंक भी हमारे से ही बीमा कराते हैं, लेकिन दुनिया में अगर कहीं पहचान बनती है तो बैंक की बनती है कि बैंक में है. इंश्योरेंस वाले को थोड़ा सा दूसरी नज़र से देखते हैं कि क्लेम नहीं देंगे, नुकसान कराएंगे. उनका इमेज और इम्प्रेशन हमारी खराब रही, और इसके पीछे आप और हम सब रहे, क्योंकि हमने कभी चिंतन ही नहीं किया कि हम उस परिवार के सदस्य हैं जिसकी कोई पहचान नहीं है. अगर सही मायने में आप अपना हाथ नज़र घुमाएंगे तो अपने दाएं बाएं 5-10 किलोमीटर के इर्द गिर्द आपका दिल करे कि चले जाइए 5-7 इकट्ठे होके. मन जिसका दिल करे अभी भी ट्राई कर लीजिए. और वहाँ जाने के बाद वो लोग पूछेंगे कि ये इतने सारे लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं. उन्हीं में से किसी को पूछ लेना तो वो बताएंगे आप में से कोई कि हम बीमा वाले हैं. अच्छा, LIC वाले हो? अब कोई ओरिएंटल को कोई नहीं जानता, न्यू इंडिया को कोई नहीं जानता, नेशनल को कोई नहीं जानता. क्यों नहीं जानता? आपने क्या नहीं दिया है, लेकिन आपने अपनी बात कही नहीं. आपके साथ कहां कहां मजाक नहीं हुआ, हर जगह एक कमजोरी हमने दिखाई. सीधी सी बात है, जब तक हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं कि इस दुनिया में अगर कोई बच्चे को प्यार करती है तो एक माँ करती है, और माँ भी घर के गृहस्थ जीवन में इतना बिजी रह जाती है, आटा गूंथती रह जाती है, पोछा लगाती रह जाती है, और सब्जी वब्जी
वो बढ़िया सी साड़ी से जो वो बुरी तरह से बच्चा ब्याह ब्याह करता है, ब्याह ब्याह समझते हैं ना, शोर मचाता है, और उसके पड़ोसी भी कहते हैं कि ये कैसी औरत है, और वो उसकी कीमती साड़ी से हाथ पूछ के तब बच्चे को दूध पिलाती है। क्या समझ नहीं आती कि एक माँ जिसका दुनिया में सबसे प्यारा वो बच्चा है, उसको भी वो रुला के तड़फा के तब दूध पिलाती है। तुम्हें कैसे दे देंगे ये दुनिया हमारे बेनिफिट देने के लिए? आपके बेनिफिट के लिए कौन आएगा? हमारी तो इमेज ही नहीं है, हमारी तो इंप्रेशन ही नहीं है। समझने का फेर है। पहली बार जब इस मैनेजमेंट ने 10+2 बच्चों को लाया, उनके परिवार के बच्चे थे, उनको एंट्री किया, जल्दी से 8% अपटैच का दिया, MBA का 15 नंबर दिया। जब तक हमारे एम्प्लॉय समझते वो सब स्टॉप कर ली, क्योंकि उनके बच्चे लग चुके थे। खत्म कहाँ नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी लाने का क्या मतलब है? हमारी कंपनी का कंप्यूटर, हमारी कंपनी का एम्प्लॉयज पॉलिसी बना रहा है, लेकिन जब हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर और हमारा एजेंट बीमा लाता है तो उसको डिस्काउंट नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही ब्यूरोक्रेसी आता है, वो दिल चाहे जितना मन करे उसी कंप्यूटर में वही पॉलिसी बन के आती है। क्या बीमा आएगा? क्यों विरोध नहीं किया हमने? उस समय हमें चेत जाना चाहिए था कि हमारा दुर्भाग्य हमें खत्म करने की प्रक्रिया चालू हो गई है, हमें एक होना होगा। एक ही कंपनी में एक चीज किसकी बात करोगे आप? देखिए, एक बात क्लियर है, FDI आ गई, उससे पहले आपके सामने आपको खत्म करने के लिए KPI आ गई थी। क्या था KPI? हमारा सीधा सा फंडा है, हम 1 साल के लिए बीमा करते हैं, अगले साल वो रिन्यू होता है। ये GIC की बात कर रहा हूं। वो मन करे कहीं भी कराए अगले साल, लेकिन आपको माहौल क्या दे रहे हैं कि आपका ट्रांसफर भी करेंगे, आपको परफॉर्मेंस बेस भी दिखाना पड़ेगा, आपकी इज्जत भी नहीं छोड़ेंगे, आप DM BM ये सब खत्म, आप बिजनेस एजेंट रहेंगे। आप उनकी सोच देखिए कि आपको हर जगह से, आपके मान सम्मान से भी घटाया है। ये तो शुक्र है कि आप सब चेत गए, और ये बड़े बड़े नेता जो LIC के बैठे हैं, हमारे साथ मिश्रा जी बैठे हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी सारी बातें, इतना सारा, क्योंकि समय नहीं मिलता पिछड़ों की आवाज उठाते उठाते हम ही पिछड़े रह गए। तो सही मायने में आज इन्होंने बहुत झंझोरा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं अप्रिशिएट करता हूं, और मैं पूरे हाउस से, आप दिल से कहता हूं कि ताली बजा के सर का धन्यवाद करना चाहिए। चिंगारी एक से चलती है। देश की आजादी को इतना साल हो गया, किसी ने चिंता नहीं की, लेकिन जब सरदार पांडे के नाम चला गया, कोतवाल जी के नाम से चला गया, और एक पूरी क्रांति, पूरे देश में क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति में कोई प्रोधा नहीं है, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान और 36 बिरादरी की आवाज है। उसमें भी 90 साल लगे। आप समझ लिए, 1857 की क्रांति 1947 में असर आया है। अगर सही मायने में FDI का विरोध करना चाहते हैं, ये कंपनियां रहनी चाहती हैं, तो जनमानस में भी इस आवाज को उठाना पड़ेगा कि ये प्राइवेट भारत के दूसरे लोगों को, विदेशी लोगों को इस बीमा कंपनी में एंट्री कर रहे हैं, उनको बेचना चाहते हैं। ये ऐसे नहीं रुकेगा, क्योंकि हम में तो बैठने की आदत ही नहीं है। हम एक आदमी, हम इतने सारे लीडरों ने आपको बार बार कॉल किया, बार बार फोन किया, तब आए हैं आप। नहीं, WhatsApp पे आप देख लीजिए, ट्रायल मार के हम WhatsApp पे डालते हैं, देखते हैं कितने लोग आते हैं। अरे समझो भाई, हम तो किनारे पे हैं, रिटायरमेंट से भी हैं। यहां भी मुझे लग रहा 50% रिटायरमेंट पर्सन बैठा है यहां। शारीरिक तौर पे, मानसिक रूप से मजबूत है, आपसे मजबूत है वो, और यहां बैठा है। सही मायने में आपको खत्म करने के लिए ही IRDA बनाई गई। IRDA एक ऐसी प्राइवेट, कहने को गवर्नमेंट है, लेकिन पूरा प्राइवेट। हैदराबाद में बनाने की जरूरत क्या थी? सारा दिल्ली से चलता है। जिप्सा यहां बना रखी है, बिना बात हमारे ऊपर टाट में बैठा रखी है, लेना ना देना। हम फंसा लें तो कहते हैं बोर्ड करेगा, और हम बोर्ड में फंस जाएं तो कहेंगे जिप्सा में देखेंगे, और जिप्सा में देखें तो सारे इकट्ठे नहीं होते। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। जो मेरा चेकअप नहीं हो रहा था, तो चेकअप की बहुत ज़्यादा लड़ाई हम चल रहे थे, तो मैंने मिनिस्ट्री लेवल से 3-4 बार चेकअप को रुकवाया, लेकिन इतने तेज 20 दिन बाद दोबारा स्टार्ट कर दें। अब हम तो एम्प्लॉयज हैं, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम बार बार कोर्ट में जाएं या बार बार मिनिस्ट्री में। बहुत सारे लोग, 2-4 लोग जानते होंगे, नॉर्थ ब्लॉक में आदमी कितनी बार जा सकता है? त्रिलोक जी आप ही बता दो। ज्यादा 1 बार, 2 बार, 3 बार।
चौथी बार वो कहेंगे बार बार आते हैं, और काम हुआ नहीं तो कहां जाएं? बहुत दम चाहिए। मेरे पास में एमपीओ का मिनिस्टर्स को ले लेके हर एक पॉइंट पर, जैसे कि मेरे छोरे का ब्याह हो, इस ओबीसी की आवाज उठाया कि चेकअप आना चाहिए, चेकअप आना। इतना लंबा समय एससी एसटी को बुलाते हैं, जन ट्रेड यूनियन को बुलाते हैं, लेकिन ओबीसी से नफरत है, हेट हो रही है कि ओबीसी को नहीं बुलाना। पता नहीं उससे क्या प्रॉब्लम है। मैंने पूछा एक मंत्री जी को, मैंने कहा अड़सुल जी को, जिस समय वो बॉम्बे वाले थे, मैंने कहा गुरुजी ये बताइए कि ये ओबीसी को बुलाने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? ये पता नहीं, मैनेजमेंट की पॉलिसी है। मैंने कहा चलो बताइए ये चेकअप क्या होता है। डीसी गुप्ता जी होते थे चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। मैंने कहा सर ये चेकअप, चलो चेकअप क्या होता है? साला हमारे पल्ले भी नहीं पड़ा कि चेकअप क्या होता है। ऐसा वर्ड छाट के लाते हैं कि आप समझ ना पाए और जब तक आपका नुकसान हो जाए। मेरा कहने का मतलब है कि हमें इसके समाधान की बात करनी होगी। पूर्व में आपने देखा हमारे देश में कितने राज्यों में प्राकृतिक विपदाएं आई, सिक्किम में, गुजरात में। इन्हीं इंश्योरेंस, हमारी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना एक पारिवारिक जिम्मेदारी निभाई। उन परिवारों के प्रति जो बेचारे परेशान थे, क्लेम के रूप में कह लो, एक साथी के रूप में कह लो, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई है। आपने देखा होगा आज जो गरीब किसान हैं, क्या बहुत सरकारें कहती हैं जी किसानों के लिए हमने ये किया वो किया, पर असल में जो देखा होगा किसानों के साथ जितनी भी योजना आई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, और उन योजनाओं को पूर्णतः लागू करने में हमारी सरकारी कंपनियों ने बहुत ही योगदान दिया। उनके ऊपर जो भी विपदा आई, हमेशा हमारी सरकारी कंपनियां जनरल इंश्योरेंस की खड़ी मिली। आज आयुष्मान योजना हो, उसका शेयर है भारत सरकार ले रही है, पर उसका शेयर है, मैं कहता हूं कि जो हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके जो कर्मचारी हैं उनकी जो मेहनत है उनको जाता है, जो आज एक गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका हित मिल रहा है। आप आज ये देख लो, सरकारी कंपनियां हैं, एक जिम्मेदारी निभा रही हैं। एमएससीटी में देख लो, प्राइवेट कंपनी, कोई एक रोड पे आदमी बेचारा दुर्घटना में अपना जीवन समाप्त कर देता है। मैं कहता हूं कि प्राइवेट कंपनी किसी घर के लाल को 2 रुपये देने को तैयार नहीं होती। वो कभी भी उसके दिल में एक दुख की पीड़ा कभी नहीं जागृत होती। हमारी कंपनी है जो पूरी जिम्मेदारी से उस घर की जिम्मेदारी निभाती हैं। जब समय आता है उस घर के प्रति खड़ी मिलती हैं। ये सरकारी कंपनियां हैं जो ये जिम्मेदारी निभा रही हैं। प्राइवेट कभी नहीं ऐसा करेंगी। प्राइवेट तो अपना पल्ला झाड़ लेती हैं, आपसे पूरा प्रीमियम ले लेंगी। जब समय आएगा वो कागज़ के नीचे ऐसी हिडन क्लॉज लिखी है उनकी होती हैं, वो आपको चुपचाप पढ़ के सुना देंगे भाई कोर्ट में या जहां आप जाओगे कि ये हमारी हिडन क्लॉज थी, आप पढ़ना भूल गए शायद इसको। आपने बाकी तो चीज़ पढ़ ली, ऊपर के 4 कागज़ तो ले आए, पर एक जो नीचे लिखी थी आप उसको पढ़ना भूल गए। तो सरकारी बीमा कंपनियों के खिलाफ जो सरकार ने 100% एफडीआई का ये कानून लाए, हम सभी एफटीयू के लीडर्स ने हमने सोचा साथियों आवाज़ उठाने का समय आ गया है। अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो ये जो सरकार है, जो दमनकारी सरकार है, जो कर्मचारियों, हमारे नए नए परिवार के बच्चे अब इस कंपनी में आ चुके हैं, अगर हम लोगों ने बड़े जो हम परिवार के बुजुर्ग कह लो, सीनियर कह लो, साथी कह लो, कि हमारा दायित्व है उनके अधिकारों के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। और मैं JF2 के सारे लीडर का धन्यवाद देता हूं इस महासम्मेलन में अपनी शक्ति दिखाने का, अपने हर एक कर्मचारी की पीड़ा का दर्द उठाने के लिए, एक बेड़ा लेने के लिए मैं सभी लीडर्स का कोटि कोटि नमन करता हूं। बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के साथ आज जो उनके अधिकारों के प्रति गैर बर्ताव हो रहा है वो भी एक सोचने वाला विषय हो गया है। आप देखेंगे आज की जो सरकार है ऐसा हिडन एजेंडा लाती है कि ऐसे मतलब हम ही लोग उलझ जाते हैं उसमें। हम ये नहीं सोच पाते कि भाई हम लीडर हैं, हम क्या जवाब दें सरकार को, कैसे आगे बढ़ें, कैसे हम अपने कर्मचारियों के प्रति
हित की जो पॉलिसी है, जो उनके फ़ायदे की पॉलिसी है, किस रूप में लागू कराएं, क्योंकि सरकार इस मंशा में आ चुकी है। वो ये सोचती है कि भाई ये बीमा कंपनियों के जो जितने भी कर्मचारी हैं इनको बहुत कुछ मिल रहा है। उन्होंने वो मुझे लगता है कि भी वो एक आंख से देखना चाहती है, दो आंख से नहीं है। हमारी जो करंट गवर्नमेंट है इसी की नहीं है, ये जितनी भी गवर्नमेंट पहले आई, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, एनडीए गवर्नमेंट रही, हमारी यूपीए गवर्नमेंट रही, सभी की ये रहा है कि ये इसमें एफडीआई को बढ़ाना है, एफडीआई को लेके आना है। वो केवल किस लिए कि ये विदेशी दबाव हैं जिनकी वजह से वो ये कर रहे हैं। ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि किसी एक गवर्नमेंट की नहीं है, और उससे कुछ हासिल भी अभी तक नहीं किया। ये भी आपको बताया कि अभी तक भी 74% करने के बावजूद भी ऑन एन एवरेज केवल 32% आपकी एफडीआई हिंदुस्तान में आई है। साथियों, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, अगर मैं गलत ना हूँ, कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ में एक इंडियन कंपनी होगी, उसके साथ विदेशी कंपनी जुड़ करके अपना एफडीआई इसमें लगाएगी। मैं जो पिक्चर देख रहा हूँ, जो उनका मंशा है, जो अब तक वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज तक केवल एक कंपनी ऐसी है हिंदुस्तानी कंपनी जिसमें विदेशी कंपनी जुड़ी है, उसमें केवल वो 60% तक गया है एफडीआई, उससे ऊपर किसी का नहीं गया। एवरेज 32% है, लेकिन उसमें 60% से ऊपर नहीं गया, 74 तो कोई पहुंचा ही नहीं है। उनका वो मकसद हासिल नहीं हो रहा। उसमें उन्होंने 100% करना है, उसमें कोई इंडियन कंपनी नहीं होगी, आपकी फॉरेन कंपनी आकर के 100% एफडीआई अपना लगाएगी, इन्वेस्ट करेगी और अपनी अलग कंपनी करके यहाँ से कमाएगी। जो लोग ये यहाँ नहीं कर पाए वो इस रास्ते से करना चाहते हैं। जैसा कि अभी श्रीकांत मिश्रा जी बता रहे, हमने भी बहुत एनालिसिस ऐसे देखे हैं कि विदेशों में जो कंपनियाँ दिवालियापन हो गई, जिनको वहाँ पर दिवालिया घोषित कर दिया गया है, जिनके लॉसेज नहीं पे कर पाए, वो इंडिया में क्या आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उनको रास्ता देना चाहते हैं। यही एक हमारी वर्ल्ड बैंक की कह लीजिए, आप यूएसए की कह लीजिए, ये पॉलिसी है जिसकी वजह से वो ये करना चाहते हैं। तो साथियों, इसका विरोध हमारी इस जितने हमारे कॉमरेड्स हैं, जितने हमारे साथी हैं, ऑफिसर्स हैं, अधिकारी, कर्मचारी जितने भी हैं, आज तक जितनी भी ऐसी कुठाराघात हमारे ऊपर आए हैं, हम लोगों ने उनका विरोध किया है और अभी तक हम उसमें सफलता हासिल किए हैं। आज इस कन्वेंशन में ये ज़रूर हमारा एक निश्चय हो गया है कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसका विरोध करेंगे, और जो अब तक हम रोक पाए हैं इस गवर्नमेंट को, वो आगे भी रोकेंगे, और इस एफडीआई के मुद्दे पर हम लोग किसी भी हद तक जाकर इसको विरोध करेंगे, इसको होने नहीं देंगे। ये आज हम यहाँ प्रण लेते हैं। साथियों, दूसरा मैं आता हूँ आपके मर्जर पर। मर्जर का हमारा बहुत, जैसा व्याख्या हमारे मिश्रा जी ने की, क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कि प्राइवेट कंपनीज कंसोलिडेट कर रही हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल करके मजबूत हो रही हैं। गवर्नमेंट हमें नहीं करना चाहती। बैंकों को करना चाहते थे, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं करना चाहते। कारण तो साफ है, इंश्योरेंस कंपनी में वो प्लेफेल फील्ड देना ही नहीं चाहते कि हम आपस में लड़ते रहें और प्राइवेट कंपनीज अपना काम करती रहें। जो हमने नज़दीक से देखा है, इंडस्ट्री में रहते हुए, ट्रेड यूनियन में रहते हुए, जो हमने नज़दीक से देखा है, जितनी भी ताकतें पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस में काम कर रही हैं, वो सब काम वो कर रही हैं जिससे प्राइवेट कंपनीज मजबूत हो। कोई गवर्नमेंट कंपनी के लिए काम नहीं कर रही गवर्नमेंट। आपके आईआईडीए चेयरमैन बनाए जाते हैं, जो डीएफएस सेक्रेटरी रहे, उनके लिए रोका जाता है 6 महीने, कि भी 6 महीने के बाद वो एलिजिबल होंगे आईआईडीए के चेयरमैन बनाने के लिए। 6 महीने तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। सारी पॉलिसीज़ पहले डिसाइड हो चुकी हैं उनके जॉइंट सेक्रेटरी के साथ कि आईआईडीए चेयरमैन बनने के बाद कौन कौन सी पॉलिसी लेकर के आनी है, जिससे कि हमने प्राइवेट कंपनीज़ को मजबूत करना है। उसी चीज़ पर काम चल रहा है। जैसे कहा जाता है ना कि आज की हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसको चलाने वाला कोई और है, ऐसे ही आईआरडीए जो हमें रन कर रही है, उसको चलाने के लिए ये सारी विदेशी कंपनियां जो काम कर रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं, वो सारा ड्राफ्ट एजेंडा बना करके उनके देती हैं कि क्या करना है। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि पहले हमारे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस के जो चेयरमैन होते थे, वो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस की जो कमेटी है आईआरडीए की, उसके मेंबर होते थे। आज की डेट में कोई भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन आईआरडीए की उस जनरल इंश्योरेंस कमेटी का मेंबर नहीं है, एक भी नहीं।
केवल प्राइवेट कंपनी का मेंबर दिया गया है। तो ये स्थिति लेकर के आए हैं। साथ ही केवल उनका ये है कि आपने प्राइवेट कंपनी को मजबूत करना है, उनके लिए माहौल बना करके देना है। आज अगर हमें उन्होंने कंसोलिडेट कर दिया, आज हमारा मर्जर कर दिया, तो हम मजबूत हो जाएंगे। क्यों? आज हम आपस में लड़ रहे हैं। बहुत छोटी बात है, हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथी सब बैठे हैं, लोगों को पता होगा। आप देखते हैं मोटर इंश्योरेंस की बहुत बात की, अभी मिश्रा जी ने भी की। मोटर इंश्योरेंस में हम आपस में लड़ रहे हैं। मोटर इंश्योरेंस में जो कमर्शियल का बिजनेस है मना कर देते प्राइवेट कंपनी वाले, वो नहीं करते। क्यों? लॉस मेकिंग है। जितने प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं केवल वही करेंगे, उस पर उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है, उन्होंने उस पर अपनी मेजॉरिटी बना ली है। लेकिन हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। हम 4 कंपनियां काम कर रही हैं, हम 4 कंपनियां अपना जो हमारा ऑन डैमेज का इंश्योरेंस है, 2 इंश्योरेंस हैं, ऑन डैमेज, थर्ड पार्टी। ऑन डैमेज के इंश्योरेंस पे भी हम डिस्काउंट दिए जाते हैं 80%, 90%, 95%। क्यों? क्योंकि हम भी चाहते हैं सर्वाइव करना, हम भी चाहते हैं कि मार्केट का बिजनेस हम होल्ड करें। अगर हमारा मार्केट का बिजनेस शेयर ही कम हो गया तो फिर हम तो बिल कहाँ काम करेंगे। तो हम डिस्काउंट देते हैं। एक कंपनी 80 देती है, दूसरी 85 देती है, तीसरी 95 दे देती है। फिर कहते हैं आप लॉस कर रहे हैं। मोटर सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है 70% से ऊपर का, जो 74% का, उसमें हम लॉस कर रहे हैं क्योंकि हम कंपटीशन में जा रहे हैं। कंपटीशन में प्रीमियम डाउन किए जा रहे हैं, क्लेम हमारे पूरे आ रहे हैं। तो हम कहाँ से दिखाएंगे? हमारे पास गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप लॉस क्यों कर रहे हो। हमने उनको कहा, आप एक अभी पिछले दिनों हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को कहा भी, मेमोरेंडम भी दिया, उनको कहा कि आप इसको फिक्स कीजिए कि ये चारों कंपनियों में इससे ज़्यादा कोई डिस्काउंट नहीं देगा, ये प्रीमियम फिक्स रहेगा, ताकि हम लोग आपस में कंपटीशन ना हो। आपस में बैठ के बात करिए। आपस में बात करने के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें मर्ज कर दीजिए। हम आपको मेमोरेंडम दे रहे हैं, हम आपको पूरा इसमें चिट्ठा बना के दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या हासिल। बोले आपके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, आपको मालूम है? हमने कहा हम कंसिक्वेंसेस का जवाब ही आपको दे रहे हैं। हम यहाँ तक तैयार हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ पूरी तरह से तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं कि अगर मर्जर होगा उसके कंसिक्वेंसेस हम झेलेंगे, लेकिन इंडस्ट्री को बचाना है। इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप मर्ज करिए, हमारे जो इंटरनल कॉम्पिटिशन्स हैं वो ख़त्म हो। अच्छा शब्द रहेगा। जिस तरह से बाहरी आक्रांताओं ने हम पर अटैक किया था किसी ज़माने में, उसी तरह से ये फौरन डायरेक्ट अटैक है। हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनियों पर ये अटैक है, हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर ये अटैक है। तो साथियों, जिस तरह से आपने अभी इस अटैक के विरोध में हमने एक बहुत सौम्य और सभ्य और शांत तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, जिसकी वजह से आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस विरोध को हमें लगता है कि धीरे धीरे करके अगर ये सरकार नहीं झुकी तो हमें साथियों, जिस तरह से पहले भी हमारे प्रोग्राम होते रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर पर हो, चाहे वो बाड़ा खंबा रोड पर हो, तो उसी तरह से यहाँ से शुरुआत करते हुए हमें लगता है कि इसे हमें और बड़े पैमाने पर इसे ले जाना पड़ेगा संघर्ष को। और उसमें आप लोगों ने जैसे आज साथ दिया है, ऐसे ही आपका साथ हमें आगे भी हम एक्सपेक्ट करते रहेंगे। इसके अलावा साथियों, एक आज का विषय मर्जर पर भी है। जैसा कि आप जानते हैं, सन 1990 में जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो हमारी अपनी जिस कंपनी में मैं हूं उसमें एम्प्लॉयज़ की संख्या 21,000 थी। आज वो घटकर 5,800 रह गई है। तो साथियों, जैसे भी हमारे एक वक्ता ने कहा कि सरकार का ही कहना है कि पब्लिक सेक्टर तो मरने के लिए, पब्लिक सेक्टर कंपनियां तो मरने के लिए होती हैं, तो लगता है कि सरकार की मंशा भी यही है। जिस तरह से हम लोगों की संख्या घटती जा रही है, रिटायर होते जा रहे हैं, बाहर से इंडक्शन करने नहीं दिया जा रहा, 5,800 हम आज रह गए हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 साल बाद हमारी ये संख्या 2,200-2,300 के करीब रह जाएगी एक कंपनी की। तो क्या आपको लगता है कि 2,200-2,300 के एम्प्लॉयज़ को रखते हुए कोई कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि 2,200-2,300 में की संख्या में कोई कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। अगर ये सरकार का हिडन एजेंडा हम लोगों को धीरे धीरे ख़त्म करने का है, तो मुझे लगता है वो इसमें सफल होते जा रहे हैं और वो इसी तरह से करते रहेंगे और धीरे धीरे करके ये कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और अपनी मौत खुद मर जाएंगी। तो सरकार का जो हिडन एजेंडा हमारे साथी ने भी कहा, तो वो भी सरकार की मंशा पूरी हो जाएगी कि पब्लिक सेक्टर कंपनियां तो होती मरने के लिए हैं। तो साथियों, लेकिन हम जब तक हैं, जब तक आप हो, हम ऐसी मौत कंपनियों को नहीं मरने देंगे
और जैसे कि विदेशी आक्रांताओं का हम लोगों ने विरोध किया था डटकर, उसी तरह से हमारे ये भी जितने योद्धा हैं पूरी अपने पुरजोर कोशिश करेंगे, पुरजोर अपना सामर्थ्य से इनका विरोध करते रहेंगे और इन्हें सफल नहीं होने देंगे। धन्यवाद। शुरू किया था, मुझे लगा नहीं कि 27 तारीख आते आते इस माहौल में आ जाएगा। तो मैं तो सबसे पहले चाहूँगा कि यहाँ पे जो मेरे साथी बैठे हैं त्रिलोक सिंह जी और उनके टीम के लिए बहुत तालियां बजाइए पहले। और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री बचाने के लिए जिस तरीके से हमारा JFTU, फिर ऑल इंडिया JFTU, नॉर्थ जम JFTU, ये सभी एक साथ काम कर रहे हैं। ये सभी का काम वेज रिवीजन या अभी आज का जो 2 मुद्दा है कि FDI और मर्जर। अभी FDI में चौधरी साहब ने अभी लेटेस्ट में बोला था कि उनको पूछा गया था कि परसेंटेज कितना है। उन्होंने बोला था कि 74% का जो है उसमें सिर्फ 32% का FDI आया है। उसके बावजूद भी उनको अगर 100% करना है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि अगर 100% करना है तो इसमें हम लोगों ने सीरियसली व्यू लेना चाहिए इसका कि बात क्या है, क्यों करना चाहते। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो प्रॉफिट हमारे इंडिया में रहना चाहिए, अगर प्राइवेट कंपनी आती है 100% FDI होता है तो होने के बाद वो प्रॉफिट चले जाएगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जो जिप्सा कंपनी जिसको रन करती है, क्या प्राइवेट कंपनी इसको कर पाएगी? नहीं। तो इसके बाद ये सब चीज़ें करेगा कौन? अगर हमको बोला जाता है कि आप लॉस में हो, आप लॉस में हो, तो लॉस में क्यों है? क्योंकि ये सब जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके कारण हम लोगों को लॉस हो रहा है। तो ये लॉस होने के कारण हमको हर बार बोला जाता है, इवन हमारा पे रिवीजन के बारे में भी बोला गया था कि तुम्हारा लॉस ज़्यादा है करके हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। ऐसा करते करते आज हमारे इतने महीने हो गए, अगस्त 22 से हम लोग लड़ रहे हैं, अभी 25 आ गया है। दूसरा बात है, जो सेकंड हमारा ऑप्शन है मर्जिंग। हम जब लगे थे तब से तिलोक जी को भी पता है कि मोनोलिटिक कॉरपोरेशन की हम लोग बात करते थे। आज उसको 30 साल हो गए पर मोनोलिटिक कॉरपोरेशन नहीं हुआ। बाद में 2017-18 में जब जेटली साहब ने बोला था कि सब कंपनी का मर्ज होगा, तो उस समय हमको लगा कि इस तरीके से कुछ तो भी मर्जिंग होगा। बट अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत होने के बाद ये चीज़ें वहीं रह गई। सरकार की नीतियाँ बदल गई, सरकार की नीतियाँ बदलने से सब चेंजेस हो गए। अब तो इस मामले में कि हम लोग अगर अगर ये जोत लगी है तो ये पूरी आग लगना चाहिए। आग कब लगेगी कि पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री अगर हम एक साथ काम करेंगे, जब इस चीज़ों का JFTU की तरफ से कॉल आएगा, स्ट्राइक का रहो या कोई भी रहो, वो हम लोगों ने करना चाहिए। और यहाँ पे आज इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ सब एकत्रित हुए, उसका कारण ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जीवित रहे और हम ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहे, नहीं तो सरकार हम लोगों को ख़त्म कर देगी। पहले वाले वक्ता ने भी यही सब बोला है। वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीना जी, हमारे सभी CMDs, और उस वक्त भी चिंता जताई थी जो राहत इंदौरी का इन्होंने शेर पढ़ा था वहाँ पर कि अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। मैंने उस वक्त वहाँ पर बोला था, ना जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफिसर्स को इन्होंने रन ऑफ कैडर बना दिया था। ना जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं बहुत कुछ जानता हूँ वफा के बारे में। और सुना है उनको भी शौक लगने लगे जिन्हें कुछ खबर ही नहीं वफा के बारे में। उनको क्या दर्द होगा इंडस्ट्री के बारे में, जिनको कब आए और कब गए। मैं तो खुली चुनौती देता हूं और खुल के बोलता हूं, आज तक जितने भी हमारे CMD और कॉरपोरेट मैनेजमेंट आए हैं, हमें बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हमारी कॉरपोरेट मैनेजमेंट ही हमारी दुश्मन है। हर आदमी टाइम पास करने के लिए आता है इस इंडस्ट्री में और एक दूसरे को धोखा देके किस तरीके से इसको स्टेप डाउन करवाऊं और मैं उसकी जगह बन जाऊं। विषय है
100% FDI। क्या जरूरत पड़ गई थी? जैसा कि हमारे सीनियर साथी ने बताया, अपने साथियों को, अपने पूंजीपति रिश्तेदारों को, अपने पूंजीपति मित्रों को संपन्न करने के लिए आप लोगों की उस हवन में आहुति दी जा रही है। खुलेआम बोलता हूं मैं तो। केवल और केवल चंद लोगों को वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की मलकियत दे दी जाए, हर चीज बेचते जा रहे हैं। क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाया था क्या? 70 साल में ये नहीं हुआ, 70 साल में वो नहीं हुआ। अरे 70 साल में अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो बेच किस चीज को रहे हो? सोचने का विषय है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर वो सपूत है तो वो खुद कमा के खा लेगा, और अगर वो कपूत है तो वो बाप की संपत्ति, सबसे पहला कपूत का सबसे पहली निशानी क्या होती है कि बाप दादाओं की जितनी भी उनकी मलकियत होती है उसको वो एक एक करके बेचना शुरू करता है। दोस्तों, दूसरा विषय है हमारा मर्जर ऑफ कंपनीज। क्यों कंपनियों का मर्जर नहीं करना चाहती, आपस में ही क्यों लड़वाना चाहती है? अभी हमारे नागर साथी बता रहे थे बोलिए बोलिए बोलिए। कि ये हमारे विद इन द कंपनी तो बहुत दूर, विद इन द RO, विद इन द DO, हम लोगों का आपस में जो है वो संघर्ष करवा रहे हैं। और ये सच्चाई है कि जब डेवलपमेंट ऑफिसर और उसके एजेंट बीमा लेके आते हैं या फिर बीमे के लिए कोट मांगते हैं तो उनको कोट नहीं मिलता, और ब्रोकर को तो घर बैठे बिठाए सारे काम हो जाते हैं। बिल्कुल सच्चाई है, और हम लोगों को इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। लेकिन अब गुजरे ज़माने की बात हो गई। उस वक्त 2-2.5 हज़ार डेवलपमेंट ऑफिसर हुआ करते थे। जब मैंने मीणा साहब के सामने ये गुहार लगाई थी कि जब शेयरों की संख्या कम होती है तो भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन होता है, और आप अपने जीते जागते एक एम्प्लॉइज की धीरे धीरे करके इन्होंने, क्योंकि लास्ट 25-30 सालों से कोई भर्ती हुई नहीं, कुछ रिटायर हो गए, कुछ प्रमोट हो गए, कुछ भगवान को प्यारे हो गए। तो ये शुरुआत वहां से हो गई थी। लेकिन एक बात मैं आपसे खुले दिल से कहना चाहता हूं, सवाल ये नहीं है कि इस घर का बुजुर्ग मर गया, सवाल ये है कि मौत ने आपका घर देख लिया। आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। मेरी तो डेवलपमेंट ऑफिसर्स क्लास खत्म हो चुकी है दोस्तों। अब मुझे लगता भी नहीं है कि कोई चेकअप होगा, क्योंकि दिल्ली में भी मेरे ओरिएंटल में केवल एक ही शेयर बचा हुआ है, और वो भी चंद महीनों के बाद रिटायर हो जाएगा। ये लोग भाई भी जानते हो, राजीव 40 साल नौकरी करी है, 5 साल से कंपनी को देख रहे हैं। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा इस मंच से, बहुत बड़ी बात है। मंच पर आकर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जितने श्रोतागण हैं 90% एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कोई अपना घर को भागता है, कोई अपनी दुकान पे भागता है, कोई अपने ऑफिस में भागता है। लेकिन साथियों, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन 10% भी हो जाए तो आज हमारी इंडस्ट्री सोना नहीं हीरा बन जाए। हमारी इंडस्ट्री ने हमेशा कमा कर दिया है, इस गवर्नमेंट को, पिछली गवर्नमेंट को और आने वाली गवर्नमेंट को भी। अगर हमने कहीं लूजर हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसियों से, हमारे एम्प्लॉइज़ की, हमारे ऑफिसर्स की, हमारी नीतियों की, हमारी एसोसिएशंस की, हमारी ट्रेड यूनियंस की। 1972 से लेके आज तक कोई कमी नहीं है। सन 1972 के अंदर इस इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट ने किया था। क्यों किया था कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरे जितने साथी बैठे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग 1972 के हैं, पहले का कोई भी नहीं है। साथियों, ये जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का नाम ही मार्केट में नहीं था।
इसके नाम पर कुछ चुनिंदा व्यापारियों ने, इंडस्ट्रीज ने इस देश को लूट रखा था। उस देश की लूट को बचाने के लिए इनका नेशनलाइजेशन हुआ। 106 कंपनियां मर्ज करके 5 कंपनियां बनाई गई जनरल इंश्योरेंस के नाम से। और पिछले 50 साल से हम अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अगर हम कहीं मार्केट में खड़े होकर बोलते थे कि हम इंश्योरेंस में काम करते हैं तो एक ही जवाब मिलता था सामने से, LIC में काम करते हो, एजेंट हो आप LIC के। हम देश के एजेंट थे, LIC के एजेंट नहीं थे। आज साथियों, हमारा झगड़ा हर 5 साल बाद हमें यही देखना पड़ता है, पे रिवीजन के लिए लड़ लो, अपनी पॉलिसीज़ के लिए लड़ लो, अपने मर्जर के लिए लड़ लो। और आज साथियों, सबसे बड़ी बात आ रही है FDI की, पे रिवीजन की और मर्जर की। हमारी जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियन है या एसोसिएशंस है, उनकी एक ही कमी रही कि उनमें आपस में ही फ्रैक्शन पैदा होने लगा। एक ट्रेड यूनियन कहती है कि FDI होना चाहिए, एक कहती है नहीं होना चाहिए। सबको जब तक हम इकट्ठा लेकर, हमने ज्वाइंट फार्म पर भी यही बात करी थी और आज भी यही बात कर रहे हैं साथियों, जब तक हम सभी का एक मत नहीं होगा, ना FDI के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, ना मर्जर के अगेंस्ट लड़ सकते हैं और ना ही अपने पे रिवीजन के लिए लड़ सकते हैं। साथियों, आपने कभी सुना है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पे रिवीजन मिलता है उसके लिए कभी सेंट्रल गवर्नमेंट सड़क पर आई है या उनका एजिटेशन हुआ है, या है उन्होंने कभी हाय हाय करी है, या मैनेजमेंट को क्या कहते हैं अच्छा और बुरा कहा है? यस, तो हम भी चाहते हैं कि इट नॉट भी है कि बार बार हम बार्गेनिंग करें, कभी 15%, कभी 18%, कभी 22% भी मिला था पे रिवीजन। ये नहीं है कि हमें आज ही कम मिल रहा है और आज गवर्नमेंट कहती है 10% ले लो। आज हम कमा कर दे रहे हैं तो आज करिए 10% ले लो। जब हम कुछ नहीं कमा कर दे रहे थे शुरू में, इन्होंने 18 से 22% तक दिया। क्यों दिया भाई? अरे कोई पैरामीटर हो, नहीं तो हमारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील है, तो सेंटर के साथ, उनके साथ हमारा पे रिवीजन कर दो। जो कि हम कब कह रहे हैं हमें ज़्यादा चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो हमें दे दो। हमने क्या एक्स्ट्रा मारा? हमने आपको कमा कर नहीं दिया। किस साल नहीं दिया? हर साल दिया है और इस साल भी दे रहे हैं। हजारों करोड़ का प्रॉफिट गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जाता है। वो किसकी मेहनत से जाता है? आप सभी लोगों की मेहनत से, एफर्ट से जाता है। तो साथियों, आज इस मंच से मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा, जब तक हमारी आपस की फूट नहीं एक होगी, इसमें सुधार नहीं आएगा। हम सब एक, चाहे हम JFTU बनाएं या जॉइंट फार्म बनाएं या एक ही एसोसिएशन बनाएं, हमारी गवर्नमेंट नहीं सुनने वाली। इस गवर्नमेंट को झुकाने के लिए हमें जॉइंट फोरम पे मिलकर काम करना होगा और एक आवाज़ में एक साथ खड़े रहना पड़ेगा। इसी के साथ और भी वक्ता बोल रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। गर्मजोशी के साथ शुरू करना चाहिए, वो है कि JFTU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिकॉज हम जिंदाबाद नहीं बोलेंगे तो हमारे अंदर की एनर्जी जागरूक नहीं होगी, एंड एनर्जी को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। एंड आप सबसे प्रोत्साहन मिला है। हमारी जो मांगे हैं कि 100% FDI एंड मर्जर ऑफ कंपनीज, इस पे मेरे से पहले वक्ताओं ने उस पर हर एक एंगल पे विस्तार से बता दिया है आपको। और इसका एक निचोड़ तो यही है कि अगर हमने अपनी इंडियन कंपनीज को ज़िंदा रखना है तो FDI नहीं आनी चाहिए। इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के अंदर एक कंपनी खोली गई जिसका नाम इस्कॉन रखा गया। इस्कॉन के नाम से टेम्पल्स आ गए इंडिया में। 100% उनका सारा पैसा लगा हुआ है। हम जाते हैं मंदिर में
कोई 100 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 10,000 रुपये वहाँ पर माथा टेक के आते हैं। जिसकी औकात है 1 रुपये 2 रुपये वो भी टेक के आता है। और मंदिर के रख रखाव के बाद वो अरबों रुपया हर साल अमेरिका में जा रहा है। दैट इज़ ओनली वन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू। और अगर हम अपने इंश्योरेंस का पैसा ही रोक पाएँ तो वो भी हमारे लिए एक उपलब्धि होगी, बिकॉज हर एक सेक्टर को जागरूक होना पड़ेगा कि उनके सेक्टर से कौन सा पैसा बाहर जा रहा है। अभी आप देखो कि बैंकिंग के अंदर उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, सिटी बैंक बंद करके भाग गए। क्यों भागे? बिकॉज दे डिड नॉट सी द प्रॉफिट इन इट। देयर मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट एंड टेक आउट योर मनी। अब ये ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं, उनकी इकॉनमी डामाडोल है, गीदड़ भपकियाँ सबको दे रहे हैं टैरिफ की, और जो उनको आंखें दिखा रहे हैं, चाइना ने आंखें दिखा दी, दूसरे कंट्रीज़ ने आंखें दिखाई, वहाँ पर टैरिफ ढीले कर दिए। सो वी हैव टू फाइट फॉर आवर सर्वाइवल, एंड इफ़ वी डोंट फाइट देन वी शुड नॉट एक्यूज़ एनीवन। और यहाँ पर तो हम सब सिर्फ आपको जागरूक कर सकते हैं, बाकी जिस टाइम भी GFT की कॉल हो, यू ऑल हैव टू कम, और ये हमें अपना दिखाना है दैट वी आर वन, और हम कोई ढील नहीं देंगे। तो रिजोल्यूशन तैयार किया है, ये आपके अप्रूवल के बाद में हम लोग इसको प्रेस में भी देंगे। न्यू दिल्ली रिजोल्यूशन, न्यू दिल्ली 27 February 2025। All the employees, unions and welfare associations of public sector general insurance companies organized a national convention against the proposed FDI hike in insurance sector from the existing 74 to 100%, and on the demand of merger of PSGI companies at Constitution Club, New Delhi on 27 February 2025. The convention decried the budget proposal of Union Finance Minister to increase the FDI limit in insurance industry from the existing 74% to 100%. The convention was of the unanimous understanding that there is absolutely no need to increase the FDI limit. Increasing FDI from the existing 74% to 100% would only help foreign players gain greater access to have control over precious domestic savings. The speakers in the convention unanimously questioned the sagacity of the finance minister's proposal to increase FDI to 100% in view of the recent statement of the Union Minister of State for Finance, Sri Pankaj Chaudhary's statement in the Rajya Sabha that FDI in the insurance industry was presently only at 32% against the mandated limit of 74%. The speakers in the convention questioned the need to increase FDI when even the existing ceiling was not breached. Taking a strong exception to the move, the meeting failed that at a time when PSCI companies were doing an exceptionally brilliant job in spreading the message of insurance and taking up socially productive schemes, the move to increase FDI would be counterproductive. The meeting called upon the insurance employees and patriotic sections of the people to spread awareness against this move and remain prepared for struggles on this issue in the days to come. The second one, the convention also unanimously demanded that merger of PSCI companies was the need of the hour to face competition head-on by deriving the economies of scale. The convention questioned the silence of the government to this genuine demand of the workforce when the government was going full steam ahead as far as the merger of public sector banks was concerned. Drawing attention to the spate of mergers and acquisitions taking place in the private sector general insurance industry, the convention called upon the government of India to take up this issue as promised in 2017-18 Union Budget by then Finance Minister Sri Arun Jaitley. The convention unanimously resolved to launch a wide public awareness campaign on this issue in the interest of the PSCI companies, the Indian economy and the people at large. The convention was inaugurated by Sri Binay Bishram,
former Member of Parliament, Rajya Sabha. Among others, who spoke on the occasion were Srikant Mishra, General Secretary AIA, Sri Trilok Singh, General Secretary GIA, and a host of leaders from officers and employees unions and welfare groups. On behalf of all unions and welfare groups, ये आपके सामने में ये प्रपोजल रखा गया है, ये रिजोल्यूशन रखा गया है। ये अगर आप चाहते हैं कि ये अप्रूव करें तो अपना हाथ उठाएं। Precious time. And the two resolutions moved by this August House now duly stands approved. So, from the core of our heart, we really thank you. So, comrades and सभा के समापन के लिए मैं जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन के सेक्रेटरी क्लास 1 के सेक्रेटरी जनरल कमर दर्शन कुमार वाधवाई से निवेदन करूंगा अगस्त में उपस्थित सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें और उसके बाद नेशनल एंथम के साथ आज की हम कन्वेंशन का समापन करेंगे। मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी और हॉल में आए हुए दूर से नज़दीक से सभी साथी, वरिष्ठ साथी, आप सबका कवरेज करने के लिए आए हुए हमारे प्रेस के साथी और इस हॉल में जो भी सुविधाएं दे रहे हैं हमारे वो साथी भी, तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को जो समर्थन दिया है और ये बताया है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जितने सजग हैं, सचेत हैं, उतना ही आप ये मानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसका घर बैठे समर्थन देने से काम नहीं चलता है। उसके लिए आपकी यहाँ पर गरिमामय उपस्थिति की ज़रूरत थी, जिसे आपने यहाँ पर उपस्थित होकर सरकार को चेताया है कि हम सभी इन मुद्दों के प्रति अपना समर्थन देते हुए आपको ये बताना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि अगर 100% एफडीआई के प्रपोजल को वापस नहीं लिया गया तो ये आंदोलन एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है, जिसकी परिणति देश के हर एक भाग में देखी जाएगी। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है पीएसजीआई के मर्जर का, उस पर भी सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है ताकि आपस में जो प्रतिस्पर्धा है वो ख़त्म हो सके। सभी जो पीएसजीआई कंपनीज़ हैं वो निरंतर प्रॉफिट दिखाते हुए अपनी उपस्थिति को जनता के बीच में हमेशा दर्ज रखें। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।